भैरवगढ़ के शाही भोज पर आज खामोशी छाई थी। उस विशाल सुनहरे हॉल में बैठे राज परिवार के सदस्यों के चेहरों पर 100 साल पुरानी ठंडक कायम थी। उनकी छातियों में जड़ी रक्तमणियां धीमी लालिमा में ऐसे चमक रही थीं मानो जमे हुए दिल अब भी धड़कते हों। महारानी कुंतला के गले में जड़ी मणि सबसे विशाल थी, जो उनकी हर सांस के साथ एक अनूठी आभा बिखेरती थी। महाराज विकास की छाती में जड़ी मणि उनके हर फैसले पर तेज हो उठती थी। वहां न कोई भावना थी, न कोई गर्मजोशी, बस तर्क, बस शक्ति और बस वो रहस्यमयी चमक जो उनकी आंखों तक कभी न पहुंच सकी। मगर आज का दिन कुछ और था। आज राजकुमार विवान का 18वां जन्मदिन था और परंपरानुसार उसे भी अपनी रक्तमणि धारण करनी थी। मेज के सिरे पर बैठा विवान अपने परिवार को देखते हुए सोच रहा था कि क्या एक दिन वो भी यूं ही बेजान हो जाएगा। उसके जहन में हजारों सवाल थे, पर लबों पर बस एक मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो उसके परिवार के लिए एक अजनबी एहसास थी। भैरवगढ़ राज्य की नींव 300 साल पहले महाराज अर्जुन सिंह ने रखी थी। कहते हैं उन्होंने एक रहस्यमयी शक्ति से सौदा किया था, अमृता और अटूट विवेक के बदले अपनी भावनाओं का त्याग। तभी से भैरवगढ़ के शासक अजेय रहे। उन्होंने न कभी कोई युद्ध हारा, न कोई गलत फैसला लिया और न ही कभी भावनाओं में बहकर कोई कमजोरी दिखाई। विवान इस इतिहास से वाकिफ था, पर वो इस ताकत की कीमत भी जानता था। उसने अपने दादा राजा प्रताप को कभी हंसते नहीं देखा था। उसकी दादी महारानी सुधा ने कभी किसी को गले नहीं लगाया और उसके माता पिता, वो उससे प्रेम तो करते थे, पर ऐसे जैसे कोई किसी कीमती चीज से करता है, जीते जागते इंसान से नहीं। भोज समाप्त होने पर जब विवान अपने कक्ष की ओर लौट रहा था, उसे एक कोने से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। आवाज उसकी परदादी महारानी कमला की थी। वो अपने निजी कक्ष में अकेली उस जगह को खरोंच रही थीं जहां उनकी रक्तमणि जड़ी थी। उनकी आंखों में पीड़ा थी। पहली बार विवान ने अपने परिवार के किसी सदस्य में कोई भाव देखा था। दादी मां, विवान ने दौड़कर उनके हाथ थाम लिए। आप ये क्या कर रही हैं? महारानी कमला ने उसकी ओर देखा और पल भर के लिए उनकी आंखों में पहचान की एक लौ जली। विवान, मेरे बच्चे, उनकी आवाज में थरथराहट थी। यह मणि, ये हमें खा जाती है, हमारी रूह निगल जाती है। मैं अपने बच्चों को याद करना चाहती हूं, अपने पति को प्यार करना चाहती हूं, पर यह मणि। कहते कहते वो फिर अपनी छाती खरोंचने लगी, लेकिन यकायक उनकी आंखें फिर भावशून्य हो गईं। वो भाव, वो पहचान, सब कुछ ओझल हो गया। महारानी कमला वापस अपनी उसी बेजान हालत में लौट आईं। राजकुमार, आप यहां? कल आपका समारोह है, आपको विश्राम करना चाहिए। उनकी आवाज में वही पुरानी ठंडक लौट आई थी। उस रात विवान की आंखों में नींद न थी। उसने तय किया कि वो अपने राज्य के इतिहास की गहराइयों में उतरकर सच्चाई का पता लगाएगा। राजमहल के गुप्त पुस्तकालय में, जहां राज्य के सबसे पुराने दस्तावेज महफूज थे, विवान ने रात भर छानबीन की। वहां उसे जो मिला, उसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। महाराज अर्जुन सिंह की निजी डायरी में लिखा था, आज मुझसे एक भयंकर भूल हुई है। शक्ति की इस खोज में मैंने न केवल अपनी भावनाएं त्यागी हैं, बल्कि अपने वंश को भी इस श्राप में जकड़ दिया है। यह मणि वरदान नहीं, एक परजीवी है जो हमारी इंसानियत को धीरे धीरे खा जाती है। मैं इसे रोकना चाहता हूं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। विवान ने बेचैनी से पन्ने पलटे। उसे मालूम हुआ कि कई पूर्वजों ने इस श्राप से मुक्ति की कोशिश की थी। राजकुमार देवेंद्र ने अपनी मणि निकलवाने का प्रयास किया, पर वो मारे गए। राजकुमारी स्वाति ने राज्य छोड़कर भागना चाहा, पर मणि उन्हें वापस खींच लाई। हर कोशिश नाकाम रही और हर नाकामी ने राज्य की शक्ति को और मजबूत किया। अगले दिन विवान के राज्य तिलक का समारोह था। पूरे राज्य से लोग उमड़े थे। भैरवगढ़ के मंत्री, सेनापति और सभी प्रमुख व्यापारी वहां मौजूद थे। समारोह के बीच विवान को एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया। उसके सामने एक प्राचीन संदूकची रखी थी, जिसमें उसकी रक्तमणि थी। महाराज विकास ने औपचारिक स्वर में घोषणा की, आज हमारा राजकुमार एक पुरुष बनेगा। यह मणि उसे असीम शक्ति देगी और साथ ही उसे सभी व्यर्थ भावनाओं से मुक्त करेगी। वह एक आदर्श शासक सिद्ध होगा।
दरबार तालियों से गूंज उठा, पर विवान के कानों में तो बस अपनी परदादी की चीखें थीं। जब महाराज ने संदूकची खोली तो उसमें एक दमकती हुई लाल मणि रखी थी। वो मणि जीवित लग रही थी, जैसे उसकी अपनी कोई नब्ज हो। आगे आओ राजकुमार, महारानी कुंतला ने कहा। समय आ गया है। विवान भारी कदमों से सिंहासन से उठा। जब वो मणि के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे मणि उसे घूर रही हो। उसमें एक विचित्र आकर्षण था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। मगर उसी पल विवान को अपनी परदादी की पीड़ा याद आ गई। उसे अपने माता पिता की आंखों में बसने वाला वो खालीपन याद आया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने यह मणि धारण की तो वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगा, एक जीती जागती लाश जिसमें शक्ति तो होगी पर जिंदगी नहीं। नहीं, विवान की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। क्या? महाराज विकास ने पूछा, पर उनके चेहरे पर हैरानी नहीं, बस एक ठंडा हिसाब था। मैं यह मणि नहीं लूंगा, विवान ने दोहराया। मैं अपनी इंसानियत नहीं खोना चाहता। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। तब महारानी कुंतला ने अपनी बर्फीली आवाज में कहा, राजकुमार, तुम भ्रम में हो। यह तुम्हारी इंसानियत नहीं छीनती, तुम्हें कमजोरियों से आजाद करती है। भावनाएं कमजोरी नहीं मां, विवान ने उत्तर दिया। प्रेम, दया, करुणा, यही तो हमें इंसान बनाती हैं। महाराज विकास अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। तुम नादान हो विवान, तुम शासन का अर्थ नहीं समझते। भावनाएं गलत निर्णय करवाती हैं, क्रोध युद्ध लाता है, प्रेम अंधा करता है और दया कमजोरी दर्शाती है। पर यही भावनाएं तो हमें असल इंसान बनाती हैं, विवान बोला। इनके बिना हम महज मशीनें हैं। महारानी कुंतला सिंहासन से उतरकर विवान के पास आईं। बेटा, तुम समझ नहीं रहे, यह मणि तुम्हें सुख देगी। कैसा सुख मां? विवान ने पूछा। आपको याद है, आपने आखिरी बार कब हंसकर मुझे गले लगाया था? पिताजी ने आखिरी बार कब कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं? इस सवाल का कोई जवाब न था, क्योंकि महारानी कुंतला के पास कोई जवाब बचा ही नहीं था। उनकी मणि ने उनसे प्रेम करने की क्षमता ही छीन ली थी। तभी राज परिवार के सारे सदस्य एक साथ आगे बढ़े। उनकी आंखों में एक अनूठी चमक थी जो उनकी मणियों से ही आ रही थी। विवान, तुम हमारे वंश का हिस्सा हो, दादा राजा प्रताप ने कहा। तुम्हें भी हमारी तरह बनना ही होगा। विवान समझ गया कि वे उस पर बलपूर्वक मणि जड़ने वाले थे। वो पीछे हटा, पर वे सब उसे घेर चुके थे। यह कोई आम पारिवारिक झगड़ा नहीं था। यह एक बेटे का अपने भावशून्य परिवार के खिलाफ जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। रुक जाइए, विवान चीखा। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, पर मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता। पर प्रेम एक ऐसा शब्द था जिसका अर्थ वे भूल चुके थे। वे बेपरवाह आगे बढ़ते रहे। महाराज विकास ने मणि उठाई और विवान की छाती की ओर बढ़ाई। विवान ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। पिताजी, आप मुझसे प्यार करते थे, है ना? बचपन में आप मुझे कहानियां सुनाते थे। एक पल को महाराज विकास ठिठके, जैसे कोई धुंधली याद कौंध गई हो। लेकिन तभी उनकी मणि तेजी से चमकी और वो याद भी ओझल हो गई। प्रेम एक भ्रम है विवान, केवल शक्ति ही सत्य है। यह देखकर विवान को एहसास हो गया कि उसके परिवार वाले अब कभी वापस नहीं आ सकते। मणि ने उनकी असली पहचान को पूरी तरह मिटा दिया था। अब वो महज उस परजीवी के गुलाम थे। तभी विवान के जहन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे याद आया कि महाराज अर्जुन सिंह की डायरी में कुछ और भी लिखा था। वो मूल मणि, जिससे बाकी सारी मणियां जन्मी थीं, अब भी राजमहल के गुप्त तहखाने में रखी थीं। अगर वो उसे नष्ट कर दे तो शायद सारी मणियों की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। पर वो यह भी जानता था कि ऐसा करने पर उसके परिवार के सभी सदस्य मारे जाएंगे। वे जीने के लिए पूरी तरह मणि की शक्ति पर निर्भर हो चुके थे। जैसे ही उसके परिवार वाले उस पर झपटे, विवान ने मन ही मन एक निश्चय कर लिया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और तहखाने की ओर भागा। उसका पूरा परिवार उसके पीछे था, पर भावनाहीन होने के कारण उनकी चाल में वो फुर्ती नहीं थी जो एक जिंदा इंसान में होती है। तहखाना अंधेरा और भयावह था। दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे थे जो मणियों की रोशनी में चमक रहे थे। बीचों बीच पत्थर का एक ताबूत रखा था जिससे लाल रोशनी रिस रही थी। विवान ने ताबूत का ढक्कन हटाया। अंदर एक विशाल धड़कता हुआ हृदय रखा था। उसकी भारी धड़कन
पूरे तहखाने में गूंज रही थी। धक धक धक। हवा में खून और जादू की मिलीजुली महक थी। यही मूल मणि थी, सारी बुराई की जड़। इससे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि विवान की त्वचा झुलसने लगी। तभी उसका परिवार तहखाने में दाखिल हुआ। महाराज विकास बोले, विवान, हट जाओ वहां से। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं, विवान बोला। मैं आप सबको इस श्राप से मुक्त करने जा रहा हूं। पर इससे तो हम सब मारे जाएंगे, महारानी कुंतला ने कहा, और पहली बार उनकी आवाज में डर था। आप सब तो पहले ही मर चुके हैं, विवान ने जवाब दिया। बस आपकी सांसें चल रही हैं। यह सुनकर दादी मां महारानी कमला आगे आईं। एक पल को उनकी आंखों में फिर वही पुरानी पहचान लौटी। विवान, मेरे बच्चे, हमें मुक्ति दे दो। यह सुनकर विवान का दिल टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी मां कहीं बहुत गहरे अब भी जिंदा थीं और इस श्राप से छुटकारा चाहती थीं। विवान ने एक भारी पत्थर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ करना, कहकर उसने पूरी ताकत से उस धड़कते हृदय पर वार किया। हृदय ने भी पलटकर वार किया। एक तीखी मानसिक ऊर्जा की लहर विवान के मस्तिष्क से जा टकराई। उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा, पर वो रुका नहीं। उसने एक और वार किया, और फिर एक और, जब तक कि वो धड़कता हुआ मांस का लोथड़ा चकनाचूर नहीं हो गया। जैसे ही वो हृदय फटा, पूरे तहखाने में एक भयावह चीख गूंज उठी। लाल रोशनी बुझ गई और यकायक गहरा सन्नाटा छा गया। विवान के परिवार वालों की छातियों में जड़ी मणियां एक एक कर बुझने लगीं। सबसे पहले दादी मां जमीन पर गिरीं। गिरते हुए उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद, वे फुसफुसाईं, और फिर राख में बदल गए। एक एक कर उसके परिवार के सभी सदस्य हवा में विलीन हो गए। महाराज विकास अंत तक खड़े रहे। मरते हुए उन्होंने विवान को देखा, और एक पल के लिए उन्हें वो छोटा बच्चा नजर आया जिसे कभी उन्होंने घुड़सवारी सिखाई थी। मेरे बेटे, तुमने सही किया। फिर वो भी विलीन हो गए। अब विवान बिल्कुल अकेला था। पूरे राजमहल में वीरानी छाई थी। वो धीरे धीरे ऊपर आया और सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि पूरा राजपरिवार कहाँ गया। विवान ने सिंहासन पर बैठकर सबको सच्चाई बताई। उसने बताया कि कैसे उसके पूर्वजों ने शक्ति के लालच में अपनी इंसानियत बेच दी थी, और कैसे उसने उन सभी को इस श्राप से मुक्त किया था। कुछ लोग उसे पागल कहकर चले गए, कुछ खौफ खाकर भाग गए, पर कुछ लोग समझ गए कि उसने क्या किया और क्यों किया। उस दिन के बाद विवान ने भैरवगढ़ पर एक नए ढंग से शासन किया। उसने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। उसने हमेशा दया और करुणा से राज किया। हाँ, उसने कुछ गलत फैसले भी लिए, कुछ युद्ध भी हारे, पर उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका राजा भी उनसे सच्चा प्रेम करता है। अकेली रातों में विवान अपने परिवार को याद करता था। उनकी उस ठंडक या निर्दयता को नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों को, जब वे अब भी इंसान थे। उसे अपने पिता की वो कहानियां याद आती जो वो बचपन में सुनाते थे। उसे अपनी मां के वो गीत याद आते जो वो कभी कभी गुनगुनाया करती थीं। विवान जानता था कि उसने अपने परिवार को मारा है, पर वो यह भी जानता था कि उसने उन्हें आजाद किया है। शक्ति और इंसानियत के बीच उसने इंसानियत को चुना था, और इस चुनाव की कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ी। सालों बाद जब विवान बूढ़ा हुआ, तो उसने अपने बेटे से कहा, सत्ता जहर है अगर उसे गलत वजहों से चाहा जाए। असली ताकत वो नहीं जो दूसरों पर दिखाई जाए, बल्कि वो है जो तुम अपने भीतर रखते हो। प्रेम, दया और करुणा ही और तम ही असली शक्ति हैं। विवान का राज्य कभी सबसे शक्तिशाली तो नहीं बना, पर सबसे खुशहाल जरूर था। वहां लोग हंसते थे, प्रेम करते थे और अपने सपने देखते थे। और यही विवान की विरासत थी, यह सबक कि इंसानियत की कीमत पर हासिल की गई हर शक्ति असल में एक कमजोरी है। आज भी भैरवगढ़ के लोग रक्तमणि की कहानी सुनाते हैं। वे अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे एक राजकुमार ने असीम शक्ति को ठुकराकर अपनी इंसानियत को चुना था। उसका राज्य कभी सबसे शक्तिशाली नहीं बना, पर उसकी गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, प्रेमी मिलते थे और लोगों में अपने सपने देखने का साहस था। यही वो विरासत थी जो राजा वाम विवान पीछे छोड़ गया था।